प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर दिए और इसकी शुरुआत हो रही है बिहार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं, लेकिन दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अब 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पहले उनका 1 दिन का बिहार दौरा था। अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी पटना से करेंगे, जहां 29 मई को प्रधानमंत्री पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में बड़ी जनसभा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाते नजर आएंगे। सासाराम वो सियासी क्षेत्र है जहां 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में शाहबाद की सभी 4 लोकसभा सीट जीतने वाली एनडीए 2020 के विधानसभा चुनाव में 22 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 ही जीत पाई, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहबाद की 4 लोकसभा सीट हार गई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सासाराम में चुनावी सभा के जरिए चुनावी माहौल बदलने की कोशिश भी रहेगी। ऐसे में सवाल है कि मोदी के मिशन बिहार विपक्ष कितना तैयार। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ 1 दिन का था, अब यह दौरा 2 दिवसीय होने वाला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना आएंगे, पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री सासाराम जाएंगे, विक्रमगंज में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं और 29 को ही प्रस्तावित है कि पटना एयरपोर्ट का, जो कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम है, उस बीच में और भी कुछ कार्यक्रम उनका तय हो रहा है और 30 तारीख को विक्रमगंज में सौगात भी देंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भागलपुर और मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा बिहार दौरा होगा। इसके अलावा एक बार प्रधानमंत्री वर्चुअली भी बिहार से जुड़ चुके हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए तो सौगातों से बिहार की झोली भर दी। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार को कई सौगातें देने वाले हैं, पर सौगातों के साथ साथ ये दौरा सियासी बिसात भी बिछाने का काम करेगा। 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी की शाहबाद में सभा के जरिए चुनावी माहौल बदलने की भी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को कामयाब बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी जोर आजमाइश की तैयारी में हैं। सासाराम में होने वाली इस सभा में बक्सर, कैमूर, सिवान और भोजपुर के कार्यकर्ता और लोग भी शामिल होने वाले हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, मोदी का मिशन बिहार विपक्ष कितना तैयार। मोदी आएंगे, क्या क्या सौगातें लाएंगे। सासाराम में सभा, किस पर होगा हमला। शाहबाद पर फोकस, क्या जीत मिलेगी चौकस। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा क्या एनडीए के लिए बूस्टर का काम करेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता कमलेश मंडल और आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी आपसे। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। एनडीए इस दौरे को कामयाब बनाने की कवायद में जुट गया है, लेकिन राहुल गांधी बिहार आए, आरजेडी गायब रही। कैसे आप 2025 में एनडीए का या कहें एकजुट एनडीए का मुकाबला करेंगे। एनडीए पूरे के खिलाफ महागठबंधन के साथ साथ जनता भी एकजुट है। और आपको राहुल गांधी का कार्यक्रम था, वो उस दिन
साफ समझ में आ गया कि जो बिहार की वर्तमान सरकार है वो महागठबंधन से कितनी घबराई हुई है, और उनके संवाद कार्यक्रम को दरभंगा में किस तरह से उन्हें संवाद करने से रोका जा रहा था। और उनकी उस कांग्रेस का अपना कार्यक्रम था और इधर आरजेडी का भी अलग अपना कार्यक्रम था, और हमारे नेताजी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं। तो पूरी तरह से हम लोग इस बार तैयार हैं। और अब कल देखें कितनी उत्साह के साथ, जब हम लोग की सदस्यता अभियान चल रहा था, हम लोग का लक्ष्य था 1 करोड़ का, 1,06,97,000 के आसपास सदस्य बने हैं हमारे लोग, पार्टी के लोग जुड़े हैं, जिसमें 7 लाख सिर्फ ऐसे सदस्य बने हैं जो पहली बार इस बार विधानसभा में के चुनाव में मतदान करेंगे। तो बिहार की जनता हमारे जो महागठबंधन की और हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, एजेंडा है, उस पर वो साथ हैं। और दिनेश जी, इस बार हम नहीं बल्कि हमारी राज्य की जनता उनसे सवाल पूछेगी। और जिस ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस का कार्यक्रम था एक तरफ, दूसरी तरफ आरजेडी का अपना कार्यक्रम था। कांग्रेस के कार्यक्रम को लीड कर रहे थे राहुल गांधी, आरजेडी के कार्यक्रम में व्यस्त थे तेजस्वी यादव। तो फिर कोऑर्डिनेशन कहां नजर आ रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव बने थे। जी 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 जी, आप देखे होंगे 4 तारीख को जो पटना में सभी जो दल थे, घटक दल थे, उनके सभी जिला लेवल के जो जिला स्तर के पदाधिकारी थे और विधायक थे, जो भी उनके जनपद थे, सबका एक सामूहिक बैठक हुई थी। और उसके बाद तय हुआ है कि जिला में कार्यक्रम होगा। उधर आरजेडी का पहले से कार्यक्रम तय था कि 5 मई से लेकर 15 मई के बीच 243 विधानसभा में सामाजिक न्याय परिचर्चा की जाएगी। उसके तहत बिहार के सभी विधानसभा में सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा था। और उस पर हम लोग अपनी तैयारी, वह एक प्रशिक्षण भी था, प्रशिक्षण शिविर की तरह देखिए जो विधानसभा बार चला जा रहा है। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। और आप जिस शाहबाद में हमारे प्रधानमंत्री का दौरा है, उसी शाहबाद में याद कीजिए वह समय जब उन्होंने बोली लगाई थी बिहार के जनता का, कितना दे दूं, 60 करोड़, 60 लाख, 80 लाख, 1.25 लाख। लेकिन वो क्या हुआ विशेष पैकेज का, इस बार जनता हिसाब लेगी, पूछेगी। और इसी का असर रहा है कि 2020 के विधानसभा में शाहबाद में साफ होते दिखे, और इस चुनाव में जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें भी शाहबाद में साफ हो गए। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी मेरे साथ हैं। राजेश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। शाहबाद के अंदर आता है सासाराम, जहां पर आप चुनावी सभा करने जा रहे हैं, लेकिन शाहबाद में आपकी स्थिति, मैं आंकड़े देख रहा था, बहुत बेहतर नहीं है। 2019 में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहां क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2020 में फिर क्या हुआ आपको? वहां पर आप 22 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाए विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव 2024 में भी यही स्थिति रही आपकी। इसीलिए आपने सासाराम को चुना है, विक्रमगंज को चुना है। जी का राजनीतिक दौरा नहीं है, उनका जो कमिटमेंट था, जो विकास है, जो परिवर्तन है। देखिए, पटना और सासाराम को रास्ता को सुगम करने के लिए 4 लेन का उद्घाटन करने और काम चालू करने के आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर 1216 करोड़ के लागत से वर्ल्ड लेवल का एयरपोर्ट बनना है, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट पर जो लोड बढ़ गया है, जिसके कारण बिहटा एयरपोर्ट पर सिविल लोगों के लिए चालू हो, इसके लिए आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री इसलिए आए हैं कि बिहार में एक जो विकास का बहार है, औरंगाबाद में 600 मेगावाट का जो बिजली का उत्पादन होने जा रहा है, उसका जो है उद्घाटन करने आए हैं। ये लोग कितनों हल्ला कर ले, देखिए शाहबाद हमेशा पिछड़ा रहा है, उस पिछड़ा को अगरा कैसे किया जाएगा। आप देखे होंगे कि आज पटना स्टेशन पर कितना अच्छा यात्री सुविधा के लिए अंदरे अंदरे लोग स्टेशन पर चला जाएगा, जाम से मुक्ति हो जाएगा। पटना से बक्सर तक ड्राइव वे का नया आवाज नहीं होने जा रहा है। ये लोग कह रहा है कि हम शाहबाद में पिछड़े हुए हैं, तो शाहबाद में किस बात के लेके पिछड़े हुए हैं? भाई, जनता का इच्छा था कि क्या है वोट का, ये जो है सो ये लोगों का कहना था कि संविधान पर खतरा है, हम 1 लाख देंगे, हम 20। जनता जो है से जुमला में आ गया। हमारा तो इस बार जो गठबंधन है, संतोष जी बात को समझ लीजिए, हमको तरह 2 मिनट बोलने दीजिए, अच्छा से इन लोगों को समझा देते हैं कि 2010 में जब नीतीश जी और बीजेपी और इतना कम गठबंधन था, तो ये लोग 18-20 सीट पर सिमट गए थे। लेकिन इस बार आप देख लीजिएगा कि बूथ स्तर पर हमने जो विकास किया है, उसके लेके हमारे कार्यकर्ता ने
आम जनता को पहुंचा दिया है कि इस बार इन लोगों को 20-25 सीट पर समेट देंगे। बिहार की जनता लालू यादव और लालू यादव के परिवार को कभी पसंद नहीं कर सकता। ये कोई आम जनता नहीं है, परिवार की पार्टी है। माँ जो है नेता विधान परिषद में है, बेटा जो है से विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता है, भाई जो है सो एमएलए है, बहन जो है से लोकसभा का मेंबर है। कोई आम लोगों कोई पार्टी नहीं है। यहाँ जो है से आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी, रामविलास जी, उपेंद्र जी और जो हमारे मांझी जी हैं, 5 आदमी का गठबंधन है। इतना विकास हो रहा है। लालू यादव के शासनकाल में संतोष जी 7,000 रुपया आदमी का प्रति व्यक्ति आया था। आज बिहार में प्रति व्यक्ति आया 90,000 रुपया प्रति व्यक्ति का है। आम लोगों का यहाँ पर रोड पर एक छोटा सा 4 लाख के कार खरीद के आप नहीं चल सकते। अभी 4 करोड़ की गाड़ी डाक बंगला चौराहा पर आप बैठिए, हर तीसरा मिनट पर 2 करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी जाएगी। यही विकास है। यहाँ बिजली की बात करते हैं संतोष जी, यहाँ पर 1 घंटा के लिए बिजली नहीं आता है। हम भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं। 1 घंटा मेरा सवाल कुछ और था। के लिए आदमी परेशान रहता था कि कैसे देखे। मेरा सवाल ये था कि शाहाबाद को आपने जो चुना, वहां पर आपका जो प्रदर्शन पिछली बार 2020 में और 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर नहीं था, या यूं कहे कि बहुत खराब था, उसको बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली रखी गई है। नहीं संतोष जी, मेरी बात को सुन लीजिए कि शाहाबाद में प्रधानमंत्री जी, असम में अभी चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है। शाहाबाद को विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का दौरा है। और शाहाबाद की जनता को जिस तरह जुमला लोग ने जो संविधान खतरा में डालकर हम इतना गारंटी देंगे, हम 1 लाख देंगे जो किए हैं, उस जुमला का इलाज करने के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। और आने वाला दिन में आप देख लीजिएगा कि ये लोग शाहाबाद से एक अभी चुनाव हुआ है ना, अब बाई इलेक्शन, शाहाबाद में इनका सीट हम लोग लिए हैं ना, 2-2 सीट इनका लिए है। शाहाबाद में न लिए हैं, 2-2 सीट इनका लिए हैं आरजेडी का। सिटिंग एमएलए हम लोग जीते हैं। यही विकास है। कंफ्यूजन जनता जो है से दूर कर दिया है संतोष जी। ठीक है, हम लोग बूथ स्तर पर तैयारी करके बैठ गए हैं। नहीं, आप वही एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, जिसका चुनाव के घड़ी लोग बिखर जाएंगे। अभी राहुल जी आए हैं, कई आदमी साथ में थे। हम लोग तो जहां जा रहे हैं 5 गठबंधन साथ में जा रहे हैं। कमलेश जी, एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकजुट करके उस पूरे कार्यक्रम को कामयाब बनाने की कोशिशों में जुट गया है, लेकिन महागठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस अलग राह चल रही है, आरजेडी अलग राह चल रही है, और जो आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसका भी कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा मैदान में। संतोष जी, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसमें कहीं से कहीं कोई दुराभास नहीं है। वो राहुल जी का कार्यक्रम वहां पे दरभंगा में जो तय हुआ या फिर पटना में हुआ, पटना में तो एनजीओ वालों ने इसको ये करवाने का काम किया, और वहां छात्र से मिलन था और उन्हीं पे चर्चा थी, जिसमें हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा कि अभी जो समाज में कुरीतियां फैली हुई है उसको हम लोग किस तरह से सामाजिक जो भी ये चल रही है कुरीतियां, इसको कैसे दूर करेंगे, सामाजिक असमानता को कैसे खत्म करेंगे। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा मैसेज देने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि उनको हर जगह रोकने का काम किया, अवरुद्ध करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि ये बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहती है कि आप जो है युवाओं से, मैसेज वो ठीक था, आप जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ कोई जाएगा, पिछड़ा से बात मत कीजिए। अंबेडकर छात्रावास में कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हो सकता था, या किसी भी छात्रावास में यह संभव है? पॉलिटिकल, इसको आप कैसे आप पॉलिटिकल आप रूप दे सकते हैं? उन्होंने राहुल गांधी संवाद करने के लिए, राहुल गांधी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र पॉलिटिकल व्यक्ति है तो क्या वो सामाजिक बात करना छोड़ दे? पॉलिटिकली मैं ना समझूं सर, संवाद करने गए थे, ना समझ है। अच्छा, और जो एक्शन राहुल गांधी का और जो उनका बॉडी रिएक्शन दिख रहा था वो भी सब देख रहे थे। संविधान में संवाद कोई भी व्यक्ति, राहुल गांधी के संवाद के लिए क्या बिहार सरकार अपना काम छोड़ दे, क्या पुलिस अपना काम छोड़ दे? और वो वहां पे लड़ाई करने या झगड़ा करने नहीं गए थे, वो संवाद करने गए थे। कमलेश जी, बहुत
हालांकि ये टॉपिक नहीं था, फिर भी मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ था? राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ था? क्या आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी चूक नाम की कोई व्यवस्था हो जाए? नहीं, यदि आदरणीय राहुल जी भी यदि उनके तरह और यदि सोचे कि यदि ये घटना हो सकती है और वो जो है जो सामाजिक न्याय की बात सोचे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना सोचना। तो ये कितनी सरकार ने एक व्यवस्था बना कर दी, आप उस व्यवस्था पर नहीं चले और उसके बाद आप सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। बात है कि वो अपने जान प्रशासन को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आप यदि इशारा कर रहे हैं तो आप इसको समझिए और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने बात से और अपने जो भी जुबान दे रहे हैं और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो हमेशा से अपनी बातों पे खड़े रहने का प्रयास किया है। देश की जनता देख रही है और इस बात को वो रिकॉग्नाइज भी कर रही है। जो ठीक है, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, एनडीए तो एकजुट नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर आपकी तैयारियां क्या चल रही हैं? जबरदस्त तैयारी चल रही है। इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था झंझारपुर में और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। एनडीए की एकजुटता भी प्रदर्शित हुई और बिहार को लेकर चर्चा हुई। जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यक्रम था और बिहार की क्रांतिकारी धरती से, मिथिला की धरती से ही प्रधानमंत्री जी ने विश्व को संदेश दिया और उसके जो बहुआयामी परिणाम है आपको देखने को मिले हैं। अब देखिए ना, पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि डिबेट में लेट से जुड़ा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में, चूंकि ट्रैफिक जैम था, आपके डिबेट शो को सुन ही रहा था। मैंने आरजेडी प्रवक्ता का संबोधन भी सुना। आपने एकदम सीधा सा सवाल मुझसे किया कि भाई एनडीए तो एकजुट दिख रहा है, एनडीए के नेता भी एक प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का क्या? बिहार के लोगों को संतोष जी साफ तौर पर दिख रहा है कि एक तरफ एनडीए का मजबूत कुनबा है जहां देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और प्रदेश में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, और दूसरी तरफ महागठबंधन कह ले कि महागठबंधन कह ले, ये लोग हैं जहां आपसी नूरा कुश्ती है। अब सोचिए, कोई रोज रोज तो राहुल गांधी जी नहीं आते हैं ना बिहार, कि आरजेडी के प्रवक्ता बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस का अलग कार्यक्रम चल रहा था, हमारे नेताजी अलग क्षेत्र में घूम रहे थे। इतनी भी सीरियसनेस नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड सबसे बड़े नेता, जिनका ओहदा कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष से भी ऊपर है, वो बिहार आते हैं, कार्यक्रम का आयोजन होता है और तेजस्वी जी अभिवादन करने तक नहीं पहुंचते हैं, साझा कार्यक्रम भी नहीं होते हैं। असल में मैं आपको एक बात बड़ी साफगोई से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अलग कार्यक्रम क्यों कर रही है? ये इसलिए नहीं है कि इनको मालूम है कि एनडीए का मुकाबला कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी अलग कार्यक्रम सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक चेतावनी देने के लिए कर रही है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हमको सीटें नहीं दी तो आपका भी हाल हम आम आदमी पार्टी के जैसा करेंगे, जैसा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए जो प्रेशर कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बना रही है या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार लगातार आ रहे हैं, वो सिर्फ एक दबाव राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर बनाना इनकी मंशा है, ताकि इनको अधिक सीटें मिले चुनाव में लड़ने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को साफ तौर पर पता है कि नीतीश जी के नेतृत्व के सामने, एनडीए के मजबूत कुनबे के सामने ये कभी नहीं जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए इस चुनाव में है और जो भी कार्यक्रम कर रही है उसका एक उद्देश्य है। उधर राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य है कैसे भी तेजस्वी जी को सीएम बना देना, लेकिन दोनों के मंसूबों पे पानी फिरेगा। बिहार के लोग कभी ऐसे गठबंधन को नहीं चुनेंगे जिनका सामंजस्य जब आपस में नहीं है, तो फिर बिहार के लोगों के साथ क्या सामंजस्य होगा इनका? तो इस तरह की नीति से ये चल रहा है ना, हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही लाभकारी है। अब इस बात पे चले आते हैं कि प्रधानमंत्री जी शाहबाद की धरती पर आ रहे हैं। आपने एक बात कही संतोष जी, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आमतौर पर मैं आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आपने कहा कि चूंकि शाहबाद हम हारे थे इसीलिए प्रधानमंत्री जी वहां रहे। संतोष जी, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की मिथिलांचल की धरती से, जहां अधिकांश सीटें हमको मिली, तब तो यह सवाल नहीं उठा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मजबूत गढ़ से क्यों शुरुआत की है। भाई कहीं हम चुनाव में कुछ सीटें हारे हैं, इसमें खामी नहीं है कोई, क्योंकि अगर आप अपना कमजोर किले को मजबूत करना चाहते हैं तो राजनीतिक तौर पर यह बहुत अच्छी बात होती है, इसको निगेटिव मत लीजिएगा।
नहीं, हम तो ये कह रहे हैं संतोष जी, हम तो इस बात को कंक्लूड करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम तो बिहार के हर प्रमंडल में होगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम तो हर जगह होता है। हम कभी भी रीजनलिज्म को भी प्रमोट नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि सारा बिहार एक समान है, हर जिला एक समान है। कोई जिला छोटा है, कोई पिछड़ा है, कहीं चीजों की दिक्कतें हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए काम किए जाते हैं। और यही खासियत एनडीए की सत्ता, एनडीए की सरकार की, जिसकी वजह से लोगों का रुझान ऑटोमेटिकली हमेशा एनडीए की तरफ रहता है। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का आना फिर से एक सुखद अनुभव बिहार के लिए है, और फिर आपको एनडीए की एकजुटता वहां दिखेगी, मजबूती से प्रदर्शित होगी, और यूं ही राहुल जी आते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी आंखें हमको नहीं, आरजेडी को ही दिखाती रहेगी। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत राजनीति देखी है आपने, एक उम्र का तकाजा भी है और अनुभव भी है आपके पास। मैं बहुत सीधे सिंपल शब्दों में ये समझना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को ये कहा जाता है कि इनकी जो दूरदर्शिता है वो बहुत उसकी तारीफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तीसरी बार बिहार दौरे पर इस साल, लेकिन उन्होंने शाहबाद को चुना है। शाहबाद में चूंकि मैं डेटा भी अपने इंट्रो में दर्शकों को बता रहा था कि 2020 और 2024 के जो चुनाव हुए, 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव, वहां पर एनडीए का प्रदर्शन वैसा नहीं था जैसा बाकी जगहों पर था। क्या अपने आप को बूस्ट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है शाहबाद, जहां पर अगर प्रदर्शन बेहतर होगा तो फिर इसका बेनिफिट भी मिलेगा, जो 225 का आंकड़ा लेकर वो चल रहे हैं वहां तक पहुंचने में? और निश्चित रूप से शाहबाद एक कमजोर कड़ी तो रहा है एनडीए के लिए, इसमें कहां कोई दो मत। और वही आंकड़े हैं कि 22 विधानसभा की सीटें हैं और 2020 में ये मात्र 2 सीटें जीत पाए थे, बाकी सीटें इंडिया गठबंधन जीत गई थी। लोकसभा की 4 सीटें ये हार गए थे 24 के लोकसभा में। हालांकि बाई इलेक्शन में फिर इन्होंने परफॉर्म किया और शाहबाद की जो 2 सीटें हैं वहां जीते हैं ये। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के तौर पर और एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर और सीजन्ड लीडर के तौर पर अपनी कमजोर कड़ी को तो मजबूत करेंगे ही ना। वो मैसेजिंग तो करेंगे कि हाँ, कहाँ चीजें छूटी। बीच में उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आया था, वो खास करके सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के, कि उन्होंने कहा था कि अगर इस बार भी अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे, अगर इसी तरह से वोट कटते रहे, तो फिर हम लोगों के लिए ये चुनाव भी एक अपने आप में एक बड़ा चुनौती होगी। उपेंद्र कुशवाहा का इशारा साफ था कि सोशल इंजीनियरिंग में कैसे हम कमजोर पड़े, कौन सी जाति हमसे बिदकी, कौन सी जाति हमसे छिटकी, और उस सोशल इंजीनियरिंग में हम परफॉर्म नहीं कर पाए। एक दूसरा पार्ट भी है, एक बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं उस इलाके के लिए, जो पटना, बक्सर और वाराणसी होते हुए जो दिल्ली सड़क जाएगी, तो एक बड़ी सौगात है। तो उस इलाके के लोगों को एक मैसेज भी देंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद शाहबाद का अधिकांश लोग जो हैं वो सेना में आपको मिल जाएंगे। वो बक्सर का इलाका हो, आरा का इलाका हो, सासाराम का इलाका हो, वो जो पूरा वो शाहबाद के इलाके के लोग सेना में। तो एक जोश भरने की भी बात वो करेंगे, कैसे हमने अपने दुश्मन के साथ कैसे 2-2 हाथ में, कैसे उनको हमने बैकफुट पर लाने में हम कामयाब रहे, कैसे आतंकी गतिविधियों का अंजाम हमने किस तरह से दिया। तो कई तरीके से वो एड्रेस करेंगे। एक विकास का पहलू, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इसी बिहार की मिट्टी से उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो कोटेड है। तो अगर इस मिट्टी से उन्होंने कहा था तो फिर, और इसके बाद उस मधुबनी की सभा के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का कोई पहला कार्यक्रम है तो वो विक्रमगंज में है, जहां जाकर के फिर उस इलाके को क्या पूरे देश को संबोधित करेंगे। ठीक है, जगह विक्रमगंज हो सकता है, माटी बिहार की हो सकती है, लेकिन मैसेज तो पूरे देश को जाता है। तो वो शाहबाद के इलाका को जाकर के फिर से एक बार एड्रेस करेंगे कि अगर चीजें छूटी है हमसे, कहीं अगर लगता है कि विकास की गति कहीं धीमी पड़ी है, हम उसको आकार देंगे। और हर राजनीतिक पार्टी करता है,
कोई भी पार्टी होती है वो संवाद भी करता है, जनता के साथ सीधे सीधे वो जाता है डायलॉग में, और फिर वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी प्रायोरिटी में है। और विकास के साथ साथ आपकी ताकत जब दोनों मिलेगी तभी हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो शाहाबाद की जमीन जरूर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक हुंकार भरने के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए एक बेहतर जगह है जहां से अधिकांश लोग सेना में हैं। और दूसरी बात, जो विकास की जो योजनाओं को जो आकार देंगे तो उसकी भी वो चर्चा करेंगे। एक और छोटी बात मैं कह देना चाहता हूं, कोऑर्डिनेशन को लेकर के आप सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल, एनडीए में जो मंच साझा करने को लेकर के है वो तस्वीरें साफ दिखती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन का एक दृश्य, जिस शाहाबाद के इलाके से आप 4-4 सांसद जीत जाते हैं, 22 में 20 सीट जीते जाते हैं, वही बक्सर में कुर्सियां खाली रह जाती है, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं, जबकि सुधाकर सिंह जो वहां के सांसद हैं मौजूद हैं, 2-2 इनके विधायक वहां मौजूद हैं, लेफ्ट पार्टियों का समर्थन है, मंच भी साझा कर रहे हैं, फिर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। वहीं पर एनडीए कोऑर्डिनेशन के मामला में कहीं न कहीं से मजबूत दिखता है। तो फिर से एक बार जनता को मैसेजिंग करने का काम प्रधानमंत्री जी करेंगे कि देखिए, कोऑर्डिनेशन के मामला में, मंच शेयर करने के मामला में, विकास के मामला में अगर चीजें कहीं हमसे छूटी है तो एक मजबूत आकार हम शाहाबाद को फिर से देंगे, आप हमें ताकत दीजिए। ठीक है। आरजेडी प्रवक्ता दिनेश पाल जी, मेरा सवाल अब आपसे है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है और इसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। एक तो बीजेपी ने जगह जो चुनी है वो भी पूरी रणनीति के साथ चुनी है, दूसरा उनकी जो प्लानिंग के साथ साथ जो एकजुटता है वो तो फिलहाल महागठबंधन पर भारी नजर आ रही है। आप एकजुट कब होंगे, कब वो तस्वीर नजर आएगी कि जब आपके साझा कार्यक्रम एक साथ हो रहे होंगे एक मंच से? पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि शाहाबाद बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है। उनमें पता नहीं किस मापदंड पे तौल रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सासाराम साक्षरता दर में आगे है बिहार के अन्य और जिलों की तुलना में, और शाहाबाद की साक्षरता दर जो है बहुत आगे है। उन्होंने एक चीज कहा कि जो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन की सीटें, महागठबंधन की सीटें ज्यादा अधिक जीत आई हैं, तो उन्होंने कहा कि जुमला में जनता ने ऐसा किया। अब यह पूरा देश जानता है कि किस पार्टी का कौन सा नेता सबसे बड़ा जुमलाबाज है, और अगर उस सीटें जुमला पे आई है तो क्या बाकी सीटें जो आई है भाजपा की, क्या वो भी जुमले से आई है? यह जनता का अपमान है। दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अपना अलग चुनाव में अगर उन्होंने 4 सीटें खो दी थी तो फिर उपचुनाव में उन्होंने 2 हासिल भी कर ली, यानी कि अगर जनता 2024 के चुनाव में आपके साथ गई तो फिर उपचुनाव में वो समझ गई कि आपके साथ जाने का कोई फायदा नहीं था, ये कहना चाह रहे थे। देखिए, कई बार उपचुनाव अधिकांशतः सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि जुमला की वजह से बताइए कि देश का सबसे बड़ा जुमलाबाज नेता कौन है, कौन नहीं जानता, गूगल भी फुसट मारिए पता चल जाएगा। और अभी जदयू के नेता कह रहे थे कांग्रेस आरजेडी को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रही है। रैली में कहा था जदयू का मतलब होता है जनता का दमन और उत्पीड़न, और इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर दमन का साइड किसी का होगा तो जदयू होगा। जदयू को निगलने का काम भाजपा करने वाली है, और वह आप देखते हैं कई मंचों पर जाकर हमारे मुख्यमंत्री कैसे शरणागत होते हैं, बार बार पांव छूते रहते हैं मोदी जी के, तो वह हमको ना बताएं। और आप जब कह रहे हैं कि कब हम लोग हाँ, और आप पहलगाम की जिक्र आया है पहलगाम का, तो जाहिर सी बात है हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार कहते रहे हैं कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, शहीदों पे हमें गर्व है, हमारे जवानों पे भी गर्व है, और जहां भी शहादत हुई वहां गए, उनसे मिले। और भाजपा के एक नेता और उप मुख्यमंत्री तक तो इतना तक कहे कि हमको सूचना नहीं मिली, वह विपक्ष के नेता से कह रहे हैं कि हमको सूचना देते तो हम भी जाते, ये दुर्दिन। और दूसरी तरफ भाजपा का मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और मंत्री विजय शाह, किस तरह से सेना का अपमान किया इन लोगों ने, वो देश शर्मसार हुआ कि एक मंत्री की जगह पे बैठकर और सेना का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चरणों में सेना नतमस्तक है। तो ये लोग क्या बात करेंगे सेना पे, फिर सेना का अपमान करने वाला है। और अभी जल्द ही आप देखिएगा, अभी आप उस दिन भी देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो एकजुटता, और जल्द ही सभी जिलों में महागठबंधन का
एक साझा कार्यक्रम हर जिले में होने वाले हैं। हम लोग ठीक सब है, वो एकजुट तस्वीर हैं, देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूं। बल्कि अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी अपनी बात को रखिएगा। एक मिनट, एनडीए गठबंधन आप देखिए, जी, बागी जी का अलग राग चल रहा है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अलग चल रहा जनता है, दल के उपेंद्र कुशवाहा जी का अलग चल रहा है, तो वो लोग एकजुट नहीं कराइए है। उनको। हम लोग तो पूरी एकजुटता के साथ हैं, ठीक है, और जनता अभिषेक जी हमारे साथ है, हमारे बातों पर। परोस लिए आप थोड़ा शांत हो जाएंगे तो हमारी भी बात हो पाएगी। जी अभिषेक जी, खैर, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डिबेट के लिए पॉइंट्स नोट करके आए हैं और आप सवाल किसी भी संदर्भ में पूछ रहे हैं, ये पता नहीं जवाब किस हिसाब से दे रहे हैं। खैर, उन्होंने एक आरोप अभी हमारी पार्टी पर लगा दिया। इन्होंने कहा मेरे उस आरोप के आलोक में कि भाई कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल को आंख दिखा रही है। भाई बिहार की जनता के सामने परसेप्शन बन चुका है, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से अपना अध्यक्ष बदला, किस तरह से जिलाध्यक्ष बदले, प्रभारी बदला, किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन नहीं है राजद के साथ, किस तरह से आंखें दिखाई जा रही, सब कुछ सबके सामने है। इन्होंने हमारी पार्टी के विषय में कहा है कि हमारी पार्टी को कोई निगलना चाहता है। अरे सुन लीजिए भाई, साल 2010 में आप 22 सीटों पर चले आए थे। अगर नीतीश कुमार जी ने आपकी पार्टी को सहारा नहीं दिया सबसे कम सीटें आपकी हैं। तो आपका राजनीतिक अस्तित्व संकट में था। खुद लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी, तेज प्रताप यादव जी स्टैब्लिश नहीं हो पाते। 2019 में जब भाजपा के साथ दोबारा लोकसभा में हमारा गठबंधन हुआ, 2 सांसद थे हमारे, तब कहा गया कि जदयू को सीटें नहीं मिलेंगी। क्या परिणाम आपने देखा? बराबर सीटों पर हम चुनाव लड़े, हमारे सांसद भी जीत करके आए। 2020 में जब साजिश हुई, चलिए ठीक है, हमारी सीटें विधानसभा में कुछ कम आ गई। इस 2024 के चुनाव में कहा गया कि जदयू के उम्मीदवार नहीं जीतेंगे। भाई हमारा परफॉर्मेंस रेशियो बहुत अच्छा और बेहतर रहा। और ये राजद के लोग हमसे कह रहे हैं, जिनके 0 सांसद थे 2019 के चुनाव में, बड़ी मुश्किल से कुछ सांसद जीत करके आए हैं 2024 के चुनाव में। अरे भाई, कहीं आप सीटें जीत जाते हैं तो इतना भी खुश मत हो जाइए। परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है। तेजस्वी जी की जो स्थिति है वो ऐसी है कि 2020 के चुनाव में अगर कोई विद्यार्थी राजनीतिक रूप से चीटिंग करके पास हो गया तो इस बार टॉपर बनने का सपना मत देखिए। आपको पिछली बार कंफ्यूजन का लाभ मिल गया था, इसलिए शायद आपकी सीटें आ गई। 2010 से भी बुरी स्थिति आपकी होने वाली है, उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। बिहार आते हैं, इनका पारा चढ़ जाए। मेरा सवाल है कमलेश जी, और ये बेचैन होना शुरू हो मेरा सवाल है, बाकी भी मेहमान है, उनके पास भी जाना है। कमलेश जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे है कि एक तरफ तो कोऑर्डिनेशन आपका नजर नहीं आ रहा, हम हालांकि आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, ये बात मैं संजय जी से भी समझूंगा कि कहां पर चूक भी हो रही है आपकी तरफ से, लेकिन अब तक आपका नेता भी क्लियर नहीं है। और यहां पर 2 बड़े नेता, एक राष्ट्रीय लेवल का जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा जो बिहार का मुख्यमंत्री है, बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है इस समय, वो दोनों एक मंच पर नजर आते हैं। तो फिर मुकाबला कैसे होगा? संतोष जी, आप लोग बार बार चेहरा पे चले जाते हैं, चेहरा में कंफ्यूजन कहाँ है? पिछले बार उनके नेतृत्व हम लोगों ने लड़ा, इस बार भी यदि जो हम लोग गठबंधन में जा रहे हैं तो समय आने पर इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, दर्शकों को गुमराह कर कहीं कोई संशय नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, उनको बेरोजगारी पे, महंगाई पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सामाजिक न्याय पे अभी जो देश का हालत है, ये अप्रैल के एक डाटा के अनुसार लगभग 5.1% बेरोजगारी दर है, जिसमें से सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं जो 83% है। और हर घंटे 2 युवा जो हैं बेरोजगारी से तंग आकर देश में आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि देश जो है युवाओं का देश है ये भारत, और हर घंटे 2 युवा जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो इनके विषय में कौन सोचेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आके जो है सिर्फ जुमलाबाजी करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने पिछले बार रीगा मिल के बारे में बोला, मोतिहारी में बोला कि शुगर मिल का जो है मैं चाय पी के जाऊंगा, वो नहीं हुआ। पटना यूनिवर्सिटी को बोला था कि केंद्रीय विद्यालय बनाऊंगा। और कांग्रेस का क्या रिजल्ट आया है, इनको कहिए चुप रहने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जो है आपको केंद्रीय कमलेश जी का आरोप यह है कि आपने जो पहले वादे किए थे वो वादों का क्या हुआ?
मुजफ्फरपुर में जाहिर 2020 तौर में पर कहा वादे तो हम था कम रैली शब्दों में में ये कहना चाह रहा है, क्या हुआ तेरा वादा? पताई एयरपोर्ट बनाऊंगा, कहाँ चला गया वो देखिए, एयरपोर्ट? अब एयरपोर्ट का उद्घाटन ठीक है, करने कमलेश जी, आ रहे हैं। जवाब ले जो लेते हैं। टर्मिनल अभी पूरा भी नहीं हुआ है, कमलेश जी, संतोष जवाब ले जी, लेते हैं। जो टर्मिनल अभी तक देखिए, पूरा भी नहीं है और ये लोग देखिए आनंद संतोष फानंद जी, में चुनाव को ध्यान में रखते हुए देखिए, इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, कल यदि कोई घटना होगी सावन तो इसकी को- जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए, बता दे, हमारे राजेश सिंह जी बता दे इसको। देखिए, अभी एयरपोर्ट बन गया है क्या पटना नहीं, एयरपोर्ट? हम बता रहे हैं सर, ना। जवाब तो ले उद्घाटन ले, आप करवा रहे हैं। आप शांत होंगे तो जवाब दे देखिए, वो। जी बिल्कुल, राजेश जी, जल्दी से बिल्कुल। दीजिएगा। देखिए, ये जो कहता है ना, एवरीथिंग्स लुक एलो टू द जॉन्डिस टाई। जब जो आदमी को जो है ना, ये लंटेन युग में के साथी रहे हैं 90 से, टॉपिक तो पे, इनको टॉपिक पे, विकास सीधे, के लिए सीधे। चश्मा तो दूसरा सीधे बदलना सवालों होगा। का जवाब। हाँ, राजेश जी। टर्मिनल बन के तैयार है। नहीं, दूसरा इनको बताना होगा। अभी विकासे का है ना कि बक्सर से पटना आप 3 घंटा में आ रहे हैं, मधेपुरा से पटना 2 घंटा में आ रहे हैं, 24 घंटा अरे बिल्कुल हर चल रही घंटे है। दो बिहार में जो है सो रोड का एक बड़ा जो है सो, तो बोलिए तो यार, शिक्षा का क्षेत्र हो, वो चाहे कहाँ चला गया? वो आपको एजुकेशन नहीं का दिख क्षेत्र रहा हो, है? चाहे रोड का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, आम लोगों की सुविधा का क्षेत्र हो, विकास सब की सुविधा गंगा दे बिहार में दीजिए और बढ़ रही बोलिए कि है। कमला गंगा में नहीं, पूरे आत्महत्या कर लो। हिंदुस्तान में बढ़ रही सारे है। सुविधा और दे के आप इनका बोलिए कि हमने आत्महत्या कर चुनाव, लो। यही है लोकसभा के बीजेपी बाद का भी एजेंडा। विधानसभा चुनाव विभिन्न ये- राज्य में ये- ठीक है, अब राजेश जी से मेरा सवाल है। मार्क्स से पास किए हैं। आज राजेश जी से इस- मेरा संजय जी से मेरा सवाल है। संजय जी, एक तरफ तो अनुभव के से भरपूर नेतृत्व नजर आ रहा है एनडीए का, दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें अनुभव की कमी नजर आ रही है। क्या ये दोनों जो बात मैं कह रहा हूं, ये दोनों गठबंधन में बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा आपको? युवा जोश है हमारी तरफ। नहीं, वो देखिए, जनता जो तय करती है उसके अनुसार। क्या 2020 का चुनाव जब लड़ा जा रहा था विधानसभा का, तो उस समय क्या एनडीए के पास अनुभव नहीं था क्या? और अनुभव से भरे हुए नेतृत्व तो नहीं थे क्या? फिर काहे 20 सीटों को ये खो दिए और 20 सीटें इंडिया गठबंधन में चली गई? 24 के चुनाव में क्या अनुभव नहीं था? नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व भी था और नीतीश कुमार भी थे, फिर भी ये चारों सीट क्यों लूज कर गए? देखिए, परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों में चीजें जनता तय करती है। लेकिन हाँ, एक जगह अभाव दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन का अभाव जरूर दिख रहा है। जहां कोऑर्डिनेशन के मामला में एनडीए काफी मजबूत दिख रही है, चाहे वो मंच शेयर करने का मामला हो, चाहे बयानों के सुर के मामले हों, वहां पर एनडीए की एकजुटता साफ साफ दिख रही है। इंडिया गठबंधन के राग अलग अलग अश्विनी चौबे जी का राहुल बयान भी आ गांधी जी रहा है आते हैं, कोई कार्यक्रम में भाग लेते हैं, फिर चले जाते हैं। आरजेडी में तेजस्वी जी का अपना तरह का कार्यक्रम होता है, लेफ्ट पार्टियों का अलग तरह का कार्यक्रम होता है। तो बिल्कुल, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद भी मंच साझा ये लोग नहीं कर पाए, अगर जनता में ये मैसेज नहीं जा पाया कि नहीं, ये जो एकजुटता है वो बहुत सतही है, अंदर से एकजुटता नहीं है, तो उस स्थिति में इंडिया गठबंधन को घाटा हो सकता है। वहीं पर एनडीए, नीतीश कुमार का सवाल हो या नरेंद्र मोदी का सवाल हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए में सहमति है, वो राष्ट्रीय फलक के नेता हों या स्थानीय नेता हों। नीतीश कुमार भी बड़ी गर्मजोशी के साथ कहते हैं कि हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ मेरे रिलेशन कॉर्डियल है, और यहां तक कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी जिला वाइज मंच साझा किया। तो कोऑर्डिनेशन के मामला में बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि एनडीए मजबूत दिख रही है, वहीं पर कोऑर्डिनेशन का अभाव यहां दिख रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फिर कोऑर्डिनेशन को मजबूत करे। इस समय एनडीए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से डिबेट आगे बढ़ाना मुश्किल है और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।